हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास से डेली हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को मदद करेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग डेली बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के क्लास का आपका पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है। आपको बताना है बच्चा लोग, इसमें से कौन सी बात है जो कि आपका सही है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में आपके सामने है पहला ऑप्शन, इस समय के सभी आंदोलन का ज़्यादातर जोर सामाजिक सुधारों की तरफ होते हुए भी किसी भी आंदोलन का चरित्र पूरी तरह सामाजिक नहीं था। क्या ये बात सही है। दूसरा, इस समय का समाज पूरी तरह धार्मिक अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था, जिसके कारण सामाजिक सुधार की कोई संभावना नहीं थी। तीसरा है, इस समय के सुधारकों के अतीत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर उसके आधार पर भविष्य के समाज के निर्माण की बात की। और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और फटाफट कमेंट करिए कि क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका कौन सा सही है, केवल और केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा, आपका पहला और तीसरा जो है ये सही नहीं है। पहला क्यों सही नहीं है कि इस समय के सभी आंदोलनों का जोर सामाजिक सुधारों की तरफ होते हुए भी किसी भी आंदोलन का चरित्र पूरी तरह सामाजिक नहीं था। ये गलत है। आंदोलनों का जो चरित्र है वो सामाजिक ही तो है। धार्मिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है ये चलाए गए हैं, ये समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए ही तो हैं। तो निश्चित ही इनका जो चरित्र है ये पूरी तरह से सामाजिक और धार्मिक ही है, यानी कि यहाँ पे सामाजिक नहीं है कह के ये गलत हो गया। दूसरा तो बिल्कुल ही सही है कि उस समय का जो समाज है वो पूरी तरह से धार्मिक अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था, जिसके कारण सामाजिक सुधार की कोई संभावना थी ही नहीं। इतनी ज़्यादा जटिलता से बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त थीं। तीसरा क्यों गलत है, इस समय के सुधारकों के अतीत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर उसके आधार पर भविष्य के समाज के निर्माण की बात की। नहीं, अतीत के जो हमारा जो सुनहरा अतीत है उसके आदर्शों की चर्चा तो हमने किया, परंतु इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जो हमारा भविष्य है वो इसी आधार पे हो, बल्कि हम आगे का जो भविष्य है उसे आधुनिक तरीके से, नए तरीके से व्यवस्थित करना चाह रहे हैं। नए नए विचारों को उसमें शामिल कर रहे हैं और अपने पुराने जो सुनहरा अतीत है उसको आधार तो बनाया हमने, लेकिन उसमें नई नई चीज़ें शामिल कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा भविष्य भी पुराने ही जो अतीत है उसी के आधार पे हो, ये आधार नहीं है, बल्कि उसकी अच्छी चीज़ों को लेकर के फिर आधुनिक नई चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। इसलिए आपका तीसरा भी सही नहीं है। बेहद गूढ़ प्रश्न था, केवल और केवल आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये तो आपके लिए काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापकों में से नहीं है। पहले है हेनरी थॉमस कोलब्रुक, दूसरे हैं नाथनियल हालहेड, तीसरे हैं वारेन हेस्टिंग और चौथा है विलियम जोन्स। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन से व्यक्ति तो हैं जो आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, उम्मीद करेंगे आप लोग बता सकते हैं। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो आप सभी को पता है कि इससे जो जुड़े हुए हैं वो आपके कौन हैं, विलियम जोन्स हैं। इनकी मदद और कौन कौन कर रहे हैं, तो कोलब्रुक भी कर रहे हैं और हालहेड भी कर रहे हैं, लेकिन वारेन हेस्टिंग इसके संस्थापकों में शामिल नहीं है, बल्कि इसका एक तरीके से कहिए कि कहीं ना कहीं इनके मन में विरोध था, इस चीज़ का ये समर्थन नहीं करते थे।
नेक्स्ट देखिए आपके सामने कथन है, आपको कथन को पढ़ना है और फिर बताना है ये कथन किसके बारे में कही गई है। पहला मतलब स्टेटमेंट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने पराशर संहिता जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का उपयोग किया ताकि समझाया जा सके कि हिंदू शास्त्रों द्वारा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी और उसके इस सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में अंगीकृत किया है। यानी कि ये भारतीयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, इसका इजाज़त पराशर स्मृति या संहिता भी देता है और उसी को अंग्रेज़ों ने लागू किया है अधिनियम के तहत 1956 में। तो निश्चित ही पता ही चल गया कि कौन हो सकते हैं वो महान व्यक्तित्व, तो आप सभी को पता है कौन है, आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 से जुड़े हुए हैं और यही भारतीयों को यकीन दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कोई है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है। पहला है तत्वबोधिनी सभा, क्या इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है यंग बंगाल आंदोलन, क्या ये 1867 की घटना है। तीसरा है परमहंस मंडली, क्या ये घटना 1849 का है। कौन सा है जो सही नहीं है, आपके सामने 3 ऑप्शन हैं और आपको सही उत्तर बताना है और फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कौन है जो कि इससे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित ही आपका दूसरा सही नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन जो है ये 1820 के आसपास की घटना है और इसलिए आपका ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तत्वबोधिनी सभा 1839 और परमहंस मंडली 1849 की घटना है, ये बिल्कुल सही है। इसको दादोबा पांडुरंग ने स्थापित किया था, दादोबा पांडुरंग का ये काम है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है। जो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है आत्मीय सभा की स्थापना मूर्ति पूजा के प्रसार तथा संवर्धन हेतु की गई थी। क्या आत्मीय सभा मूर्ति पूजा का प्रसार और उसके संवर्धन के लिए बनाई गई थी। दूसरा, भारत धर्म महामंडल आर्य समाज की शिक्षाओं का विरोध करने वाले रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का एक संगठन था। और तीसरा, सेवा सदन की स्थापना पारसी समाज सुधारक बहराम एम मालाबारी द्वारा की गई थी। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और ये प्रश्न आपके बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और बेहद शानदार भी हैं। तो ये आपको पता हो कि आपका पहला तो बिल्कुल ही सही नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय कर रहे हैं और राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, आपका ये गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है कि भारत धर्म महामंडल आर्य समाज की शिक्षाओं का विरोध करने वाला एक ऐसा संगठन है जो रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का संगठन है। ये लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज और जो विवेकानंद ने स्थापित किया था इन सभी का विरोध करते हैं। ये अपने धर्म में ज़्यादा सुधार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। याद रखिएगा, भारतीय धर्म महामंडल से मदन मोहन मालवीय जी जुड़े हुए हैं। ये एक रूढ़िवादी संप्रदाय है जो अखिल भारतीय स्तर का है, ऑल इंडिया लेवल पे है और ये अच्छी बातें जो सुधार करने का काम कर रहे संगठन इनका विरोध कर रहे हैं। और सेवा सदन की स्थापना पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी द्वारा किया गया है। इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये क्यों लाया गया था, तो जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं, महिलाएं जो निराश्रित हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, साथ ही शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा की व्यवस्था करना, चिकित्सा और इसके अलावा आप देखेंगे चिकित्सा के साथ साथ जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस तरह के जो भी कल्याणकारी काम महिलाओं के लिए किया जा सकता है जिनका कोई नहीं है, जो निराश्रित हैं, उनके लिए लाया गया था सेवा सदन जो है बहराम जी मालाबारी के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। आपको बताना है दयानंद सरस्वती के बारे में क्या सत्य है। इन्होंने अवतारवाद तथा धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। दूसरा, इन्होंने कर्म सिद्धांत का समर्थन किया। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले यह पहले व्यक्ति थे। तीसरा, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही है। निश्चित ही आप लोगों को इसमें कोई समस्या होना ही नहीं है कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। इन्होंने अवतारवाद तथा धार्मिक यात्राओं का विरोध किया, ये इसके समर्थक नहीं है, ये सही है। इन्होंने कर्म के सिद्धांत का समर्थन किया और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात भी की है। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में आया। दूसरा, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, शारदा अधिनियम, ये लॉर्ड इरविन के टाइम की घटना है। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका उत्तर पता है, बिकॉज आप सभी को पता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है, कैनिंग है, बेंटिक नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, नेटिव मैरिज एक्ट जो आया था 1871-72 की घटना है, ये आई थिंक 72 ही है, 71-72 की घटना है जब नेटिव मैरिज एक्ट आया है। तो ये कौन थे उस समय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। और शारदा अधिनियम आप सभी को पता है 1930 की घटना है और इस समय लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड है। ये बातें बिल्कुल सही हैं, केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, प्रार्थना समाज के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। प्रार्थना समाज के कार्यक्रमों में क्या शामिल था, आपको ये बताना है। पहला है विभिन्न जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह। दूसरा है स्त्रियों एवं दलितों की दशा में सुधार। तीसरा है विधवा पुनर्विवाह। और चौथा है रात्रि पाठशालाओं का संचालन। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी बातें हैं जो कि आपकी शामिल हो जाएंगी। तो एक ऑप्शन और भी ले लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 5 सभी। अब आप बताएंगे कि कौन सी बातें हैं जो प्रार्थना समाज के कामों में या कार्यक्रमों में शामिल थे। तो इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या होना नहीं चाहिए। प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ये सब अच्छी बातों को लेकर के आए हैं। तो निश्चित ही विभिन्न जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देंगे, अच्छी चीज़ है ये। स्त्रियों एवं दलितों की दशा में सुधार करना बिल्कुल सही है। और विधवा पुनर्विवाह तो बहुत ही बेहतरीन काम था जो इन्होंने भी किया है। और रात में पाठशालाओं का संचालन यानी कि रात्रि में शिक्षा देने का काम, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के बारे में सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फूले द्वारा अनेक प्रयास किए गए, इसके विषय में क्या सही नहीं है। ज्योतिबा फूले ने बहुत सारा काम किया है और इस कामों में से ऐसा क्या है जो उन्होंने नहीं किया या जो गलत है। पहला है, इन्होंने 1873 ईस्वी में मेरठ में सत्य शोधक समाज की स्थापना की जो जाति भेद विहीन तथा एवं छुआछूत विरोधी संगठन था। दूसरा, इन्होंने 11 ब्राह्मण बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पे होगा बच्चा 11 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, गैर, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है। तीसरा, इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। और चौथा, ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, बिकॉज इसमें ऐसी बातें हैं जो पता चल रहा है कि ये सत्य नहीं है। और निश्चित ही आप लोगों को ये पता है कि आप जानते हैं कि इनकी जो 1873
1973 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, जो जाति भेद विहीन छुआछूत विरोधी संगठन था, बिल्कुल। लेकिन ये मेरठ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहाँ कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे में कर रहे हैं। तो आपका इसलिए ये गलत है, यानी कि सही नहीं है। सिर्फ मेरठ की जगह पुणे कर दीजिए तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इन्होंने गैर ब्राह्मण बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की है, ये भी सही है। और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है, ये तो बिल्कुल ही सही है बच्चा लोग। केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरठ नहीं बल्कि पुणे होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। आपको सत्य नहीं है ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। आपका पहला स्टेटमेंट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा डेविड हेयर के सहयोग से की गई, जिसमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। दूसरा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय शिक्षा पर एडम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और आपका तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। आप फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। निश्चित ही आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है और आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जो है दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ये जो कह रहा है ना कि यहाँ पे कोई भी मतलब दोनों बातें जो हैं ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? चूँकि कह रहा है हिंदू कॉलेज की स्थापना जो 1817 ईस्वी में हुआ है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर की जो है मदद से किया गया था। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो शिक्षा दी जा रही है वो भारतीय भाषाओं में दी जा रही है। नहीं, सिर्फ इतना ही अंतर कर दीजिए, इसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी गई है। भारतीय भाषा की जगह पे अगर आप अंग्रेजी कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चूँकि अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर हैं राजा राम मोहन राय, वो चाहते हैं कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा मिले। तो भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा की बात यहाँ पे की जा रही है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि शिक्षा पर जो एडम की रिपोर्ट आई है वो गवर्नर जनरल जो है उस समय वो वारेन हेस्टिंग नहीं थे, बल्कि कौन थे? बेंटिक थे। विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में एडम की रिपोर्ट आई है, ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड नहीं है। इसलिए दोनों की दोनों बातें सही नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ब्रिटिश सरकार ने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया है? आपको बताना है इस कानून का विरोध किसने किया है। शानदार प्रश्न है। पहला है बहराम जी मालाबारी, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, सम्मत आयु अधिनियम 1891 में जो आया है, किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने इस बात का जो है विरोध किया है कि ये कानून सही नहीं है? रीज़न क्या है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका कौन हो सकते हैं। तो ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने इसका विरोध किया। और क्यों विरोध किया तो याद रखिएगा, पहले तो ये जान लीजिए ये आया किसके मतलब जो है वजह से है। तो जो बहराम जी मालाबारी हैं, इन्हीं के प्रयास से ये जो एक्ट है ये आया है। लेकिन विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। क्यों किया है? इन्होंने कहा इस तरह की जो अधिनियम है वो भारतीयों को बनाना चाहिए अपने लिए, इसका अधिकार भारतीयों को होना चाहिए कि वो अपने चीज़ों के लिए खुद कानून बनाए, ब्रिटिश को नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए ब्रिटिश क्यों काम करें, ये काम भारतीयों का होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है, उनके समाज में क्या होना चाहिए। इसलिए तिलक ने इस बात का विरोध किया था। नेक्स्ट देखिए, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय स्थापना किसके द्वारा किया गया है? कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की है? पहले ऑप्शन में है हंसराज और लाला लाजपत राय द्वारा, दूसरे में है लेखा राम द्वारा, तीसरे में मुंशी राम द्वारा, चौथा है स्वामी विवेकानंद द्वारा। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो कि आपका सही हो जाएगा? दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया है? और ये स्थापना आप सभी को पता हो, समाज में शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए
इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसको किया किसने है? तो याद रखिएगा हंस राज और लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की है। जो आपके लेखाराम है और मुंशी राम है, इन्होंने स्थापना किया है गुरुकुल कांगड़ी, याद रखिएगा कांगड़ी, इसकी स्थापना इन्होंने किया था। ये भी आप लोगों को याद रहे, गुरुकुल कांगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है, आपको ये बताना है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है, नामधारी आंदोलन का उद्देश्य सिख समाज को पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में लाना था। दूसरा है, रहनुमाई मजदयासन का उद्देश्य मुस्लिम समाज में आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। आप बताइए बच्चा लोग कौन सा सही है? तीसरे में है कि दोनों सही है और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। आप फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए बच्चा लोग कि यहाँ पे लिखी हुई कोई बात सत्य नहीं है। रीज़न, नामधारी आंदोलन का उद्देश्य सिख समाज में पाश्चात्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक जो शिक्षा है, जो संस्कृति है, उसके संपर्क में लाना है। सिख समाज को आध्यात्मिक संस्कृति के संपर्क में लाने का प्रयास किया गया है। और जो रहनुमाई मजदयासन है, इस सभा की स्थापना 1851 में किया गया था और 1851 में दादा नौरोजी फरदून जी और दादा भाई नौरोजी SS बंगाली, इन सभी लोगों ने मिलकर इसको किया। और इसको करने के पीछे रीज़न क्या था? जो पारसी समाज है, ये मुस्लिम नहीं बल्कि इसका उद्देश्य पारसी समाज में आधुनिकीकरण लाना है, आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगोप्तार नामक पत्रिका भी निकाली थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है राष्ट्रगोप्तार पत्रिका किसने निकाला है? दादा भाई नौरोजी ने। और ये सब किस लिए जुड़े हैं? पारसी धर्म में सुधार कर आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा देना और यहाँ पे पाश्चात्य की जगह पे आध्यात्मिक हो जाएगा। बस इतना ही बदल दीजिए, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग, तो कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शानदार प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि गलत है, आपको ये बताना है। पहला है, उन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया परंतु महात्मा येसु के देवत्व को स्वीकार किया। दूसरा, उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। तीसरा, उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू भाषाओं का अध्ययन किया। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि गलत है। आपके सामने 3 ऑप्शन है और इन तीनों में से कौन सा है जो गलत है आपको ये बताना है। यानी कि निश्चित इसमें से कोई एक पॉइंट है जो कि आपका सही नहीं है। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है, मतलब सही नहीं है। तो ये तो आपको पता ही है कि वो मूर्ति पूजा के आलोचक है, नो डाउट, और उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू, इसके अलावा यूनानी, फ्रेंच, इन सभी को ये अंग्रेजी भी जानते थे। यानी कि इतने विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया के बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज प्राप्त किया है। पहला गलत क्यों है? इन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार किया है और इन्होंने यीशु को देवत्व के रूप में भी अस्वीकार कर दिया। स्वीकार नहीं किया बल्कि अस्वीकार कर दिया। ईसाई मत और यीशु के देवत्व रूप का भी दोनों का अस्वीकार कर दिया, दोनों को मानने से इनकार कर दिया था, एक भी स्वीकार नहीं किया था। बाकी दोनों बातें आपको बिल्कुल सही हैं, नो डाउट, आप सभी को पता है। बांग्ला भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में तोहफत उल मुआहिद्दीन नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। ये चीज़ें एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा है जो कि सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। पहला है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा लाया गया। दूसरा है, विडो होम पुणे D.K. कर्बे के द्वारा स्थापित किया गया। और आपका तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं और चौथा है कि कोई सही नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। निश्चित ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। आपकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं।
कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन विष्णु स्वामी पंडित ने स्थापित किया और बीडो होम पूना में DK कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ब्रह्म समाज के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है। ब्रह्म समाज के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है और आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है, इसने बंगाल में किसानों पर जमींदारों के शोषण का विरोध किया। दूसरा, सती प्रथा का विरोध एवं एकेश्वरवाद का जो है वेदांतिक संदेश देकर इसने विविध समूहों में बैठे भारतीय समाज की एकता का आधार तैयार किया। और कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विषय में अपने निश्चित मत प्रकट ना करके प्रत्येक जो है ब्रह्म समाज को इसने माननीय अथवा ना मानने की अनुमति दे दी। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जो है सामाजिक रूप से जो भी चीज़ें हैं उसको मानने या ना मानने का इन्होंने क्या कह दिया है, जो है इजाज़त दे दी है। प्रत्येक सामाजिक नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था ब्रह्म समाजी। ब्रह्म समाजी यानी कि जो लोग ब्रह्म समाज को मानते हैं, ब्रह्म समाजी याद रखिएगा, ब्रह्म समाजी होगा। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। आप बताएंगे ब्रह्म समाज के बारे में क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही अच्छे सोच के साथ काम कर रहे हैं तो हर अच्छी बात को एक्सेप्ट करेंगे और जो अच्छा नहीं होगा उसका विरोध करेंगे। तो यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। इसने बंगाल में किसानों पर जमींदारों के शोषण का विरोध किया है, सती प्रथा का विरोध किया एवं एकेश्वरवाद का वेदांतिक संदेश देकर इसने विविध समूहों में बैठ भारतीय समाज की एकता का आधार तैयार किया। विभिन्न यहाँ पे वर्ग होना चाहिए, वर्ग में समूहों में या भारतीय समाज की एकता का आधार तैयार किया। और कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विषय पर अपने निश्चित मत प्रकट ना करके प्रत्येक ब्रह्म समाजी को इसने माननीय अथवा ना मानने की अनुमति, यानी कि आप मानना चाहते हैं तो मानिए, नहीं मानना चाहते तो ना मानिए, आपकी मतलब जो है मर्जी है। इन्होंने अपनी बातों को थोपा नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, सारी बातें बिल्कुल सही हैं, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, आसान क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या तय की गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों और लड़कों की जो न्यूनतम आयु है वो क्या तय की गई थी। पहला है, लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। दूसरा है, लड़कियों की आयु 12 वर्ष और लड़कों की आयु 16 वर्ष। तीसरा है, लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों का आयु 21 वर्ष। और आपका चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत कितना आयु निर्धारित किया गया था। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों का आयु 18 वर्ष इसके तहत निर्धारित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ये तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। इसी को नेटिव मैरिज एक्ट कहिए या इसी को आपने देखा था कि सम्मित जो है विवाह एक्ट कहा जाता है या इसी को एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है। तो ये कब आया है आपको ये बताना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग जानते हैं 1870, 72, 74 और 76 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 1872 में एम मालावारी के प्रयासों से एक्ट आया है जिसका विरोध किसने किया था। इसी का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है। पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है महादेव गोविंद रानडे और चौथा है राज नारायण बसु। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध कर रहे हैं। और निश्चित ही आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, जूरी अधिनियम का मतलब है कि जो भारतीय हैं और जो मुस्लिम हैं ये न्यायाधीश अंग्रेज़ों का मुकदमा नहीं सुन सकते, यूरोपियों का मुकदमा नहीं सुन सकते। यही था आपका जूरी अधिनियम। और इसका विरोध कौन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ही जूरी अधिनियम का विरोध कर रहे हैं जो 1826 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट है पश्चिम भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। डी.के. कर्वे किस लिए प्रसिद्ध हैं बच्चा लोग। पहला है सती प्रथा, दूसरा है बाल हत्या, तीसरा है स्त्री शिक्षा, चौथा है बाल विवाह। कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। डी.के. कर्वे या इन्हीं को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे कहा जाता है। ये आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो ये काम कर रहे थे वो महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही क्या हो जाएगा आपका स्त्री शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। स्त्री शिक्षा के लिए काम किया है इन्होंने और साथ ही विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन भी चलाया है इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। ये तो नींद में भी आप लोग बता देंगे। जो अमेरिका में सम्मेलन चला था 11 से 27 सितंबर 1993 के बीच, उसी में ये शामिल हुए थे। आप सभी को पता है 1893 की घटना है जब जो है विश्व धर्म सम्मेलन में हमारे यहाँ के महान व्यक्तित्व शामिल हुए थे। नेक्स्ट है लोक हितवादी उपनाम से कौन जाना जाता है। ये तो आप सभी को पता ही है कि लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं। रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है और ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। पहला है पुनः जजिया लगाना, क्या ये फर्रुखसियर ने किया था। दूसरा मसूलीपट्टनम पर अधिकार, क्या ये फोर्ड महोदय ने किया। तीसरा सती प्रथा निषेध अधिनियम, क्या ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड का है। और चौथा है दास्ता का अंत, क्या ये मैकम का है। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट लेकिन इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो दास्ता का अंत है ये कब हुआ है, ये ईयर भी आया हुआ है क्वेश्चन में, याद रखिएगा कब हुआ है। 1843 में हुआ है और उस समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, लॉर्ड एलन बरो हैं। एलन बरो हैं, लॉर्ड एलन बरो, याद रखिएगा ईयर भी और गवर्नर जनरल भी। 1843 लॉर्ड एलन बरो ने दास्ता का अंत किया है, इसलिए ये सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल ही सही हैं, इसको देखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये क्वेश्चन भी तो बहुत ही आसान है आप सभी के लिए और इसका उत्तर तो सभी को पता है बच्चा लोग, नो डाउट, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन कि जो अकबर द्वितीय हैं इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इसके पहले इनका जो नाम था, जो प्रसिद्ध थे, वो राम मोहन राय के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके नाम के आगे जो राजा शब्द जुड़ा है ये अकबर द्वितीय की देन है। जब इन्होंने अपने पेंशन बहाली के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था तो इनको राजा की उपाधि दी थी, तो तब से ये राजा राम मोहन राय के नाम से विख्यात हुए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित कॉलेजों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। पहला है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दूसरा है दिल्ली कॉलेज, तीसरा है मेयो कॉलेज और चौथा है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये उत्तर देना है। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रहे कि जो मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना 1875 में हुआ है। एंग्लो ओरिएंटल जो आपका है इसकी स्थापना भी 1875 की ही घटना है। जो दिल्ली कॉलेज है ये 1824 में स्थापित हुआ था और हिंदू कॉलेज कलकत्ता आप सभी को पता है ये 1817 में हुआ था। तो ये आपका इस हिसाब से कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु न्यूनतम क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। आपको ये चीज़ पता है, बेहद आसान है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 12, 16 या 14 और 18 या 15 और 21 या 16 और 22। तो नो डाउट बच्चा लोग, ये जो आपका शारदा अधिनियम आया था ये लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में आया था। 1900 कब की घटना है, 1929 की घटना है, जब ये एक्ट आया 1929-30 यही घटना है, खास करके 1929 की बात की जाती है। और ये 14 वर्ष लड़की और 18 वर्ष लड़के की आयु की गई। बाद में इसी में 1978 में फिर से संशोधन हुआ
और उसके बाद लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़के का 21 कर दिया गया। और वर्तमान में लड़की की और लड़के की शादी का जो आयु है वो कितना है, आप लोग ये मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में उम्र कितना है लड़कियों और लड़कों के विवाह का। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। बेहद आसान है, सभी को पता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया है। तो जो दूसरे धर्मों को अपना लिए थे, ऐसे भारतीयों को, या जो हिंदू थे जो ईसाई और मुस्लिम हो गए थे, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इससे जुड़े हुए हैं, जो है आपका ये आर्य समाज है और यही क्या कर रहा है, शुद्धि आंदोलन को चलाने का काम कर रहा है। तो ये आप सभी को पता है, नो डाउट। आप आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन आपके 35 हैं, क्योंकि इधर छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। फटाफट रिविजन कर लीजिए। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपको बताना है बच्चा लोग कि जो आपकी पत्रिका है ये किसको, मतलब किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। पहला है गोपाल बाबा वालंगकर, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा है भीमराव रामजी अंबेडकर। बताएंगे बच्चा लोग, अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लिए लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो याद रखिएगा ये कौन है, गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा किया गया, जो कि एक समाज सुधारक हैं और जो महार जाति के हैं और ये जाति प्रथा के बहुत बड़े विरोधी हैं। इन्हीं के द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। आपको बताना है 1884 में रखमाबाई मुकदमा चलाया गया, ये किस लिए चलाया गया था। पहला है, अच्छा किस पर केंद्रित नहीं था, इसमें से कौन है जो उससे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। पहला महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, दूसरा सहमति की आयु, तीसरा है दंपति अधिकारों का प्रस्थापन। अब आपको बताना है कि क्या सभी, कोई भी गलत नहीं यानी कि सभी सही हैं, और क्या सही नहीं है आपको यही बताना है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो रखमाबाई मुकदमा है ये एक महिला है जिनका विवाह हुआ था एक दादा भाई भीखाजी नाम के व्यक्ति के साथ। ये दोनों लोग जो है शादी के बाद अलग होना चाहते हैं। जो महिला है रखमाबाई, ये अपने पति को तलाक देना चाहती हैं और जब मुकदमा होता है तो ये जीत जाती हैं, लेकिन फिर जो है बहुत ज़्यादा मुकदमा चलने के बाद इनको ये हार भी जाती हैं, लेकिन लास्ट में फिर इनके तलाक को मंजूरी दे दी जाती है। तो ये किससे है, सहमत आयु से है और दंपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन से है। महिला शिक्षा का इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई जुड़ाव या जो है मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। क्यों किया था उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पहला है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। दूसरा, वह भारत में प्राचीन ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। तीसरा, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। और चौथा है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो नो डाउट आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो जो असैनिक कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उनको भारत में प्रशासन करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज खोला गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है। असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए है या असैन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 1893 में जो है शिकागो में आयोजित धर्म संसद में कौन गया था। ये तो सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद गए थे और ये कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं है। इनमें से कौन सा है जो आर्य समाज का आदर्श नहीं है। पहला है, शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास। दूसरा है, ईश्वर के पैतृत्व और मनुष्य के भातृत्व भाव में विश्वास। तीसरा है, शुद्धि आंदोलन और चौथा है, लिंगों के बीच समानता। अब आपको बताना है
कि इनमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है या जो आर्य समाज का आदर्श नहीं था। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आर्य समाज का आदर्श नहीं था। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जुड़े हुए कौन है आर्य समाज से, दयानंद सरस्वती इससे जुड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये उन हर गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। यानी कि ये आर्य समाज का जो आदर्श है ये शास्त्रीय वर्गों के प्राधिकार में विश्वास से नहीं है। शास्त्रीय वर्ग मतलब ब्राह्मण वर्ग के प्राधिकार में विश्वास से नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सही है कि ईश्वर के प्रति जो पितृत्व और मनुष्य के प्रति जो भातृत्व भाव है इसमें विश्वास करना, शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही चलाया है और लिंगों के बीच समानता की बात भी किया है आर्य समाज ने, लेकिन शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास नहीं किया है, यानी कि ब्राह्मण वर्ग के में जो अधिकारों में विश्वास नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, आज आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी या थे जो बाद में बैठी उन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया। आपको बताना है बच्चा लोग कि क्या सही है। यहाँ पे होगा बैथून, बैथून, बैठून नहीं है बल्कि बैथून। क्वेश्चन है इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी या थे जो बाद में बैथून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। एनी बेसेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर और सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, कौन है जो कि बैथून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया और इन्होंने स्थापना किया है, सेक्रेटरी के रूप में भी हैं ये। तो आपको बताना है कि कौन से वो व्यक्तित्व हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने, एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर और सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ईश्वरचंद विद्यासागर ही हैं जो हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में थे और ये आगे बैथून फीमेल स्कूल के रूप में जाना गया, बैथून स्कूल फीमेल स्कूल के रूप में जाना गया, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों किया गया ये आपने देखा, किस अधिनियम के तहत किया गया आपको ये बताना है और साथ ही ये बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कब थी। फटाफट ईयर कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग, आपका कौन सा हो जाएगा, 1773, 1726, 1784 या 1785। कौन से अधिनियम के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो नो डाउट आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहा जाता है, 1773 के अधिनियम के तहत आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ये बेहद आज का जो है बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके लिए नए भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन आज थे जो आसान भी थे, जो आपका रिवीजन हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत मामूली चीज़ें भी नहीं पता रहती, इसलिए कुछ क्वेश्चन आसान भी हमने रखे हैं ताकि उनको भी वो सारी चीज़ें पता चल जाए। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता हैं, तो उनके लिए हार्ड क्वेश्चन भी रखे गए, इसलिए दोनों तरह के आज की क्लास में प्रश्न थे। उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे और अपने ज्ञान को मजबूत कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।